वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आकाशदीप। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। आज हम देखेंगे चैप्टर 2 का लास्ट टॉपिक जो बचा हुआ था। इसके बाद हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 क्लास 8 की हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी सब्जेक्ट चल रही है। आइए देखते हैं हमारे टॉपिक। सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि नए शासन की स्थापना किस तरह से की गई थी। इसमें देखेंगे कि गवर्नर जनरल वॉरेन हास्टिंग, जिनका कार्यकाल 1773 से 1785 तक था, उन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से थे जिन्होंने कंपनी का ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। वॉरेन हास्टिंग के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई मद्रास में सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके में मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे, जिसे प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वॉरेन हेस्टिंग ने कई प्रशासनिक सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उनके सुधार खास तौर से उल्लेखनीय थे। फ्रॉम 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, एक सिविल कोर्ट और दूसरी क्रिमिनल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट को बोलते हैं फौजदारी अदालतें और सिविल कोर्ट मतलब कि दीवानी अदालतें। सिविल कोर्ट के जो मेन मुखिया होते थे वो कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। और फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी, लेकिन वे कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। मतलब काजी का मीन्स होता है एक न्यायाधीश, मतलब मीन्स काजी आ जज, और मुफ्ती जो होते थे आ जूरिस्ट ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपाउंडिंग द लॉ दैट काजी वुड एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कि कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि मुस्लिम समुदाय, मुफ्ती जो होता है मुस्लिम समुदाय का एक न्यायवादी जो कानून की व्याख्या करता है। काजी इसी व्याख्या के आधार पर फैसला सुनाता है। और तीसरा है इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट का होता है ट्रायल बाय हाउस ऑफ लॉर्ड इन इंग्लैंड फॉर चर्च ऑफ मिसकंडक्टेड ब्रॉट अगेंस्ट द पर्सन इन दी हाउस ऑफ कॉमन। मतलब इसका इम्पीचमेंट मतलब हिंदी में महाभियोग। जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमर्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचार का आरोप लगाया जाता है तो हाउस ऑफ लॉर्ड मतलब कि संसद का ऊपरी सदन उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है। इसे महाभियोग कहते हैं। महाभियोग को इंग्लिश में इम्पीचमेंट बोलते हैं और हिंदी में महाभियोग बोलते हैं। 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानून का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया था, जो हिंदू कानूनों को लिखते थे। N.B. हॉलैंड ने इस संकल्प का अंग्रेजी में अनुवाद किया और 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीली अदालत, सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था, जैसा कि नाम से ही पता चलता है। उसका मुख्य काम लगान मतलब कि रेवेन्यू को इकट्ठा करना था और न्याय मतलब जज और पुलिस ऑफिसर व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिसे पुराने सत्ता केंद्रों की हैसियत पर धकेल दिया जाता था। अब देखते हैं कि कंपनी की फौज मतलब कि आर्मी ऑफ कंपनी मतलब कि द कंपनी आर्मी। कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक मतलब सोल्जर पावर को बढ़ाना था। मुगल फौज में मुख्य रूप से घुड़सवार जो होता है घोड़े पर चलने वाला ट्रेन सिपाही होता है, और पैदल सेना मतलब कि पैदल सोल्जर्स। उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी की ट्रेनिंग दी जाती थी और सेना में सवारों का दबदबा रहता था। और मुगल साम्राज्य को पेशेवर परीक्षण मतलब कि प्रोफेशनल ट्रेनर वाली पैदल सोल्जर की ज़रूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों की ज़रूरत पड़ने पर पैदल सोल्जर्स मुहैया कराते थे। 18वीं सेंचुरी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें प्रोफेशनल सोल्जर्स ट्रेनिंग दिया जाने लगा तो सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने
भी यही तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपॉय, जो भारतीय शब्द सिपाही से बना है, आर्मी कहते थे। 1820 के दशक से जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की ज़रूरत कम होती गई। इसके वजह से ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में लड़ रहा था, जहाँ सिपॉय मस्केट, जिसे तोड़ेदार बंदूक और मैचलॉक से लैस होते थे। कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं को ध्यान रखना पड़ता था और अब उसकी पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। 19वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग की ट्रेनिंग, एक्सरसाइज और अनुशासन सिखाया जाने लगा। अब उनका जीवन पहले से ज़्यादा बेहतर हो गया था और इस कोशिश में कभी कभी समस्या भी आ जाती थी, क्योंकि प्रोफेशनल सोल्जर की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जातीय और समुदाय के भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे। भला लोग अपनी जातीय और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? क्या वे खुद को समुदाय का सदस्य बनाने के बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे? सिपाही क्या महसूस करते थे अपने जीवन और अपनी पहचान, यानी वे कौन हैं? इस बात के एहसास में जो बदलाव आ रहे थे, उनकी सिपाहियों की तरह देखा। 1857 का विद्रोह हमें सिपाहियों की दुनिया की झलक दिखाता है। देखते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है, इसका कंक्लूज़न देखते हैं। कंक्लूज़न मुझे निकल के आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक जियोग्राफी पर अपनी औपनिवेशिक शक्ति बन गया और 19वीं सेंचुरी के स्टार्ट में नई भाप तकनीक के आने से प्रक्रिया और तेज़ हुई, और जब समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 to 8 मंथ का समय लगता था, तब भाप से चलने वाले जहाज़ों ने ये यात्रा महज 3 वीक्स में समेट दी। इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत से दूसरे देश आने लगे और 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो गया। देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारत पर नियंत्रण कर चुकी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी ऑन यूट्यूब। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशन के लिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स यू।